हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। और भाई एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है थोड़ा अलग सा चैप्टर है हमारे केमिस्ट्री का, सो इस पे थोड़ा सा अलग अटेंशन भी ज़रूर देना है। चलो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिशंस। एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। विजिट योर नियरेस्ट आकाश सेंटर एंड गेट इनरोल्ड। लोकेशंस जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, ठीक है। सो वॉक इन, ज्वाइन आकाश टू लर्न विद द बेस्ट फैकल्टीज ऑफ जेई मेंस एंड जेई एडवांस। सो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे, बट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से स्टार्ट करने के बजाय थोड़ा सा इस चैप्टर की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। ये जो चैप्टर था इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये डील किसके साथ करती है? तो इस चैप्टर में आप ओरिजिन, ट्रांसपोर्ट, रिएक्शंस, इफेक्ट्स, फेट्स ऑफ केमिकल स्पीशीज इन एनवायरनमेंट पढ़ते हो, ठीक है। जो पॉल्यूशन की बात हो रही है वो है अनडिजायरेबल चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट हैव harmful effect on us, on animal, on plants, basically all the living beings. Now, ये जो pollution है, इसका cause कौन है? So, substance which causes pollution is known as pollutant. तो भाई ये एक टर्म आपने नया सीख लिया, pollutant. ये पॉल्यूटेंट जो है ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या गैशियस भी हो सकता है। बेसिकली कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि नेचुरल अबंडेंस से ज़्यादा अमाउंट में अगर मिल रहा है, ग्रेटर कंसंट्रेशन में मिल रहा है, तो वो हार्मफुल एक्टिविटीज़ जो हार्मफुल हो सकती हैं ह्यूमंस और लिविंग बीइंग्स के लिए, भले ही ये कैसे से भी बनी हो, ठीक है, वो ह्यूमन एक्टिविटी से बनी हो या नेचुरल हैपनिंग से बनी हुई हो, वो पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है अपना एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसको हम कई कैटेगरीज में बांटते हैं, लेयर्स में बांटते हैं, ठीक है। सबसे नीचे अपना ट्रोपोस्फेयर जो एकदम लैंड के कांटेक्ट में रहता है। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, वहीं पर अपना ओजोन लेयर भी आ जाती है। फिर मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। ये लेयर अरेंजमेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर का, ठीक है। अब इस एटमॉस्फेयर में अगर पॉल्यूशन होने लग गया तो आप उसको क्या बोलोगे? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जनरली ये किसी ना किसी गैस की वजह से होगा, किन्हीं पार्टिकल्स की वजह से होगा, ठीक है। कुछ रिएक्शंस होंगी जिनकी वजह से डिसबैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है। चलो ट्रोपोस्फेयर के बारे में समझते हैं क्या है। ये टर्बुलेंट वाला डस्टी जोन है जहां पर आपकी हवा होती है, वाटर वेपर्स होते हैं और बादल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे तगड़ी हवा चलती है, बहुत तेजी से हवा चलती है, और वो जो है ना क्लाउड फॉर्मेशन, सब कुछ इसी के अंदर होता है। दूसरा जो स्ट्रेटोस्फेयर है, ये डाइनाइट्रोजन, डाइऑक्सीजन, ओजोन और थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का पानी के फवारे, वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर का पार्ट हो गया। मेनली हमें इन दो पे ही फोकस करना है इस चैप्टर में, ठीक है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। जो ओजोन है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो 99.5% जो सन की हार्मफुल यूवी रेज है उसको रोकती है अर्थ के सरफेस पे पहुंचने के लिए। इसी वजह से ये ओजोन लेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसी को बचाने की बात हम करेंगे आगे, ठीक है। ये अगर यूवी रेज आने लगी इस अर्थ के सरफेस पे तो ये ह्यूमंस में, एनिमल्स में कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और ऐसा है भी। वी हैव ओजोन होल एंड वी विल बी स्टडिंग ऑल दोज इन द ड्यू प्रोसेस। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन। भाई ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन जो होता है वो सॉलिड या गैसियस पार्टिकल्स जो हवा में है, ठीक है, जो पॉल्यूटेंट हवा में है उनकी वजह से होता है, ठीक है। कुछ मेजर गैसियस और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं ट्रोपोस्फेयर में, उनके बारे में हम अब देखते हैं। तो स्टार्टिंग विद गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स, ये जनरली सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन्स, ओजोन्स, ये सारे ऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से ये पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। दूसरा आता है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट, जो कि होती है डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, स्मोक एंड स्मॉग, ठीक है। तो स्मोक, स्मॉग दोनों अलग है। स्मॉग बेसिकली स्मोक और फॉग दो का कॉम्बिनेशन है, जिसके बारे में अगेन ये आगे डिटेल में ही देखेंगे।
ठीक है, चलो गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स जो हैं अगर उनको डिटेल में बात करें तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, ये सब होते हैं। तो पहले ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर की बात करें तो जो भी आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो जिनमें सल्फर प्रेजेंट है वो आपको ऑक्साइड देगा सल्फर का और वो पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है। जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज है सल्फर डाइऑक्साइड, ये पॉइजनस होता है भाई, ये सल्फर डाइऑक्साइड याद रखना पॉइजनस होता है। दिस इज आवर SO2, ठीक है, ये पॉइजनस होता है एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, दोनों के लिए। ये भी कहा जाता है कि अगर लो कंसंट्रेशन भी आप इनहेल कर लो, ठीक है, तो फिर आपको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फेसीमा, ये सारे प्रॉब्लम्स, ये सारी बीमारियां होने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरिटेशन टू द आईज, ठीक है, रिजल्टिंग इन टीयर्स एंड रेडनेस। और हाई कंसंट्रेशन, ये तो अभी जो इफेक्ट तुमने पढ़ा ये लो कंसंट्रेशन का है। अगर SO2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी भाई, इस केस में क्या होगा, स्टिफनेस आने लगती है फ्लावर बड्स में जो कि लास्ट में गिर ही जाते हैं, ठीक है। अनकैटलाइज्ड ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज स्लो, हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट मैटर in polluted air catalyze the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide। ये SO2 से SO3 में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द पार्टिकुलेट मैटर। यानी कि ये पॉल्यूशन जिनकी वजह से हो रहा है, जो पॉल्यूटेंट हैं वो रिएक्शंस को कैटेलाइज भी कर सकते हैं। ये चीज यहां से तुम्हें सीखने को मिल रही है, ठीक है। मूविंग फर्दर, गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स में ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में समझते हैं। डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन, ये मेनली एयर के खास हिस्से हैं। हम जानते हैं सबसे ज्यादा डाई नाइट्रोजन यानी कि N2 गैस एटमॉस्फेयर में भर के पड़ी है, फिर ऑक्सीजन पड़ी है वही 21% जिसको हम इनहेल करते हैं, ठीक है। नाउ ये दोनों हैं जो गैसेस N2 एंड O2, ये आपस में नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती हैं। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में देखो तो रिएक्ट नहीं करती भाई, एटमॉस्फेयर में भरा पड़ा है N2 O2 भरा पड़ा है, ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रही हैं अनलेस देयर इज सम एनर्जी। और एनर्जी ऐसे नहीं कि थोड़ी बहुत दे दी, अच्छी खासी चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है 1483 केल्विन, इतनी तगड़ी चाहिए। तो उस केस में क्या होगा ना कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जब आप बात करते हो पहाड़ों में, तो पहाड़ों में वो लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, लाइटनिंग स्ट्राइक करेगी तो ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हमें देते हैं। NO2 जो है वो नाइट्रेट आयन दैट इज NO3 माइनस में भी ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो कि बारिश में नीचे आता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, तो वहां से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, ठीक है। हालांकि अगर वो लो अमाउंट में रहेगा, अच्छा खासा हल्का लो अमाउंट, तो वो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब ये एक्सेस होने लगता है, जैसे कि हमने बात करी, कोई भी नेचुरल अबंडेंस से ज्यादा होने लगे पॉल्यूटेंट तो वो हार्मफुल है, ठीक है। नाउ इन एन ऑटोमोबाइल इंजन at high temperature when fossil fuel is burned, dinitrogen and dioxygen combine to yield significant quantities of nitric oxide NO and nitrogen dioxide। Again, ये जब आप बर्न कर रहे हो फ्यूल, आप कर क्या रहे हो, आप वापस से उसको एनर्जी दे रहे हो। और अभी बात हुई कि ये जो N2 है ये O2 के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर में, से 1483 केल्विन, इतना हाई टेम्परेचर लेते हो तब ये NO बना रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड बना रहा है, हो रहा है, बट अच्छे खासे हाई टेम्परेचर पे हो रहा है। तो जब आप यहाँ पे बर्न कर रहे हो तो उस केस में भी ये हमें देखने को मिलता है कि NO बनेगा। अब ये जो NO बना केवल वहीं पे ही नहीं, केवल NO ही नहीं, NO2 भी हमें देखने को मिलता है। यही NO आगे रिएक्ट कर जाएगा अपना, ठीक है, O2 से टू गिव यू NO2, ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, ये अपना 2 यहां पर आ जाएगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। ये गैसेस हैं सारे, तो NO2 से रिएक्ट करके आपको NO2 भी देगा, ठीक है। तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल रहा है इस प्रोसेस में। आगे देखते हैं, द इरिटेंट रेड हेज इन ट्रैफिक and congested places is due to oxides of nitrogen
स्पेशली कौन सा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ना वो ब्राउन कलर का होता है थोड़ा, ठीक है, भूरे भूरे फ्यूम्स के होते हैं, तो वो आपको ये जो रेड हेजीनेस दिखाता है ना उसी की वजह से आती है, ठीक है। सो NO2 डैमेज द लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड रिटार्ड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के रेट को भी ये रोकता है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें हार्मफुल ही हैं, कुछ भी ज़्यादा हुआ नेचर में, जो नेचुरल अबंडेंस है उससे ज़्यादा हुआ तो हार्मफुल आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन लंग्स इरिटेट एंड लीड टू एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीजेस इन चिल्ड्रेन। भाई ये देख रहे हो, बच्चों के सांस लेने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसी वजह से एनवायरनमेंट पॉल्यूशन इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। हमें पॉल्यूशन को कम करना ही है, और वो कैसे करेंगे ये चीज़ें जानकारी रखने के बाद, ठीक है। नाउ गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स में अगला पॉइंट आता है हाइड्रोकार्बन्स का। हाइड्रोकार्बन्स में आपके हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन होते हैं, आप इनको जलाते हो, वहाँ से आपको CO2 मिलता है, पानी मिलता है। लेकिन अगर आप पूरा जलाओगे तभी तो, अगर आधा अधूरा जलाया तो हाइड्रोकार्बन जो है वो बच जाएगा। और ये होता भी है, जब आप पेट्रोल डीजल ये सब बर्न करते हो, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट बराबर नहीं रहा, जितना चाहिए जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं रहा, तो वैसे सिनेरियो में होगा क्या, उस सिनेरियो में जो हाइड्रोकार्बन उस फ्यूल के अंदर है वो पूरा नहीं जलेगा, पूरा नहीं जलेगा तो कुछ अनबर्न्ड रह जाएगा, और वही अनबर्न्ड जो है वो हार्मफुल होता है। हाइड्रोकार्बन्स कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी कि कैंसर इनसे होता है हमें, ठीक है। ये हार्म करते हैं प्लांट्स को, एजिंग करके उनके टिश्यूज को ब्रेक डाउन करके, पत्ते गिरने लगते हैं, फूल गिरने लगते हैं, ठीक है। उसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जो हैं ये भी आपके गैशियस एयर पॉल्यूटेंट्स में आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक वाला है कार्बन मोनोऑक्साइड। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही सीरियस एयर पॉल्यूटेंट है, ठीक है। इसके इंसिडेंट्स भी बहुत कुछ हो रखे हैं। होता क्या है कि ये एक तो कलरलेस है, दूसरा ऑर्डरलेस है, तो अगर आपके एटमॉस्फेयर में आ रहा है तो आपको पता भी नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन हार्मफुल है, इट इज हाईली पॉइजनस टू लिविंग बीइंग बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। कैसे करता है, देखो गांवों में पहले या अभी भी होता है कि लोग घरों के अंदर ना कोयला, जो कोल है उसको बर्न करते हैं गर्म करने के लिए सर्दियों के माहौल में। जब सर्दियां होती हैं तो उस समय रूम के अंदर जो कोल है उसको बर्न किया जाता है, वहां से CO2 CO दोनों निकलती है। अब काफी पहले कुछ केसेस ऐसे हो गए थे कि लोगों ने गर्म करने के लिए रूम को आग तो लगाई, ठीक है, वो अंगीठी जलाई, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया कि भाई गर्मी बाहर ना जाए। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इस कंबशन में जो CO निकली, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो तो इनहेल करने लग गया। जो रूम है क्लोज्ड है, फ्रेश एयर कहीं से आ नहीं रही है, तो अब उस रूम में धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। तो अब जब आप सांस लोगे, इनहेल करोगे, क्या आएगा ज़्यादा, CO2। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हमारे ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ एक बड़ा ही स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने लग जाता है। तो हीमोग्लोबिन का काम क्या था, ऑक्सीजन लेना और फिर उसको पूरी बॉडी में सप्लाई करना। अब वो हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने लग गया और कहने लगा भाई हम तो स्टेबल बना रहे हैं, हम ऑक्सीजन के साथ नहीं जाएंगे, हम तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जाएंगे। अगर ऐसा करने लगा तो उस केस में अब आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, जो आपके टिश्यूज सेल्स को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वो तो सप्लाई नहीं हो पाएगी। एंड इन दैट सिनेरियो, ड्यू टू दैट पार्ट, सीधा बॉडी काम करना बंद कर देती है, एकदम रुक जाते हैं, ठीक है। वी आर लाइक इन पैरालाइज्ड टाइप सिनेरियो, पूरा एकदम बॉडी अकड़ जाती है एंड स्लोली यू मूव टूवर्ड्स योर डेथ, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई मिल नहीं रही है और आप उस आग को बुझाने के लिए उठ भी नहीं पाओगे, ठीक है। सो दिस हाउ सीरियस कार्बन मोनोऑक्साइड इज। इसीलिए कभी भी घर में कुछ भी जलाओ, भाई दरवाजे खिड़कियां खुली रहनी चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं छोड़ देना है। चलो, इट बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विच इज अबाउट 300 times more stable than
the oxygen hemoglobin complex. In blood, when concentration of carboxyhemoglobin reaches about 3 to 4%, the oxygen carrying capacity of blood is greatly reduced. Now, this oxygen deficiency results in headache, weak eyesight, nervousness, cardiovascular disorders. मतलब कि ये परमानेंट डैमेजेस भी कर देता है अगर बच गए तो. ठीक है, चलो अगला है अपना कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में निकलता ही है, हम ही छोड़ते हैं यार. रिस्पिरेशन से होता है, रिस्पिरेशन से आप CO2 रिलीज करते हो. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स जिनके अंदर अब हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन्स जब भी बर्न होंगे CO2 एंड H2O मिलेगा, तो वहां से CO2 आ गया. ठीक है, या फिर लाइमस्टोन, उसके डिकम्पोजिशन से लाइमस्टोन अपना जो है CaCO3, ठीक है, ये CaO प्लस CO2 में ऐसे टूटता है, तो आपको वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के प्रोसेस में ज्यादा हमें देखने को मिलता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर ओनली. नॉर्मली इट फॉर्म्स अबाउट 0.03% बाई वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेयर. ये ध्यान रखना, 0.03% बाई वॉल्यूम है, बाई मास नहीं है. आगे बढ़ते हैं. ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर्ड CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. भाई वो CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं. हम ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं. ठीक है, इंटर्न्स इमिट ऑक्सीजन, दस मेंटेनिंग डेडिकेट बैलेंस. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Increased amount of CO2 in the air is mainly responsible for global warming. बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस है जिसकी वजह से हीट बढ़ती है, जिसके बारे में हम आगे एक ग्रीन हाउस टॉपिक के अंदर ही पूरा पढ़ेंगे. देखते हैं आगे. ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो भाई यही है जो अभी पढ़ना है कि CO2 का इफेक्ट कैसे होता है. भाई देखो, लगभग जो 75% जो सोलर एनर्जी है ना, जो 75% ऑफ सोलर एनर्जी है, जो सन से एनर्जी आती है, ये अर्थ पे पहुंचती है ना, तो वो एब्जॉर्ब होती है अर्थ के सरफेस से. ठीक है, 75% एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस, और इसका टेम्परेचर इसी तरीके से बढ़ाया जाता है. अब देखो, जो बाकी की एनर्जी है, यानी कि 25% ऑफ द एनर्जी, ये अर्थ से ऐसे टकराई फिर वापस निकले, यानी कि वो कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में ये 25% एनर्जी गई. अब अगर किसी ने इस 25% एनर्जी को रोका नहीं, क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, अर्थ के सरफेस से निकलना शुरू होगी, एटमॉस्फेयर से भी बाहर निकल जाएगी. लेकिन अगर किसी ने इसको एटमॉस्फेयर में रोक दिया तो क्या होगा? अभी तक ये 75% ऑफ सोलर एनर्जी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही थी, कंट्रोल कर रही थी, बैलेंस कर रही थी. अब 25% एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा. और वही प्रॉब्लम होती है ग्लोबल वार्मिंग में ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि है इस 25% हीट का पकड़ना ड्यू टू सम गैसेस और पार्टिकल्स. ठीक है, चलो. इन ग्रीन हाउस, solar radiations pass through the transparent glass and heat up the soil and the plants. The warm soil and plants emit infrared radiations. Since glass is opaque to infrared radiations, that is thermal reason, it partly reflects and partly absorbs this radiation. This mechanism keeps the energy of sun trapped in greenhouse. ये हम एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. Now imagine ऐसा एक ग्रीन हाउस पूरा अर्थ ही बन जाए, तो सारा का सारा टेम्परेचर जो पहले हम सोच रहे थे प्लांट्स को मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? वो पूरे अर्थ को मिलेगा. ठीक है, और वैसा ही कुछ इन गैसेस की वजह से होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, ये सब ऐसे काम करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स also trap heat as they are transparent to sunlight but not to the heat radiation. If the amount of carbon dioxide crosses the delicate proportion of 0.03%, the natural greenhouse balance may get disturbed. ठीक है, beside the carbon dioxide, other greenhouse gases are methane, water vapor, nitrous oxide, CFC, ozone. CFC is chlorofluorocarbon. ठीक,
मीथेन जो है वो नेचुरली आपको मिलता है जब भी वेजिटेशन को आप जलाते हो, ठीक है, डाइजेस्ट करते हो, या रॉट होता है जब वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में सड़ना चालू करते हैं तो आपको मीथेन गैस मिलती है, ठीक है। लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन आर रिलीज्ड इन पैडी फील्ड्स, कोल माइंस, फ्रॉम रॉटिंग गार्बेज डंप्स एंड बाय फॉसिल फ्यूल। तो जो कचड़े का पहाड़ कई जगहों पर बना रहता है, कई सिटीज़ में, कि पूरे शहर का कचरा वहाँ जाता है, अगर आप उसको बर्न नहीं कर रहे हो तब भी प्रॉब्लम है, ठीक है। बर्न करोगे तो CO2 निकलेगी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अगर बर्न नहीं करोगे तो अगेन वहाँ से मीथेन निकलेगा धीरे धीरे डिकम्पोजिशन की वजह से, ठीक है। आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल्स यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एटसेट्रा। CFCs आर ऑल्सो डैमेजिंग द ओजोन लेयर, ये ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड occurs naturally in environment. In recent years, their quantities have been increased significantly due to use of chemical fertilizer and burning of fossil fuel. तो अब जो चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी है इस पूरे सेट में, कौन कौन ऐसे ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि आपके बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र से आपका नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मीथेन कहाँ से रिलीज होती है वो पता रखना है, क्योंकि इन सोर्सेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूविंग फर्दर, ये रहा सवाल जो 2023 में मेंस में आया था। इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस, वाटर वेपर, ओजोन, I2, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। भाई अभी हमने देखा ग्रीन हाउस गैस में वाटर वेपर, ओजोन, उधर मीथेन भी आ जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाते हैं, CO2 हो जाता है, ये सब होते हैं, बट I2 और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि आंसर जो होना चाहिए A एंड B होना चाहिए। देखा जाए तो बिल्कुल ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। अगला बोला जा रहा है द डेलिकेट बैलेंस ऑफ CO2 एंड O2 इज नॉट डिस्टर्ब बाय। भाई हमारे सांस लेने से नहीं होती, हमारे सांस लेने से नहीं होती, क्योंकि वो 0.03% को उतना डिस्टर्ब नहीं कर पाता है, तो रेस्पिरेशन से ये डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन आप कोयला जलाओगे बिल्कुल डिस्टर्ब होगा, डिफॉरेस्टेशन करोगे, अब पेड़ ही अगर काट दोगे तो भाई CO2 लेकर O2 कौन छोड़ेगा, ठीक है, तो ये भी गया। और बर्निंग ऑफ पेट्रोलियम डेफिनेटली ये भी गलत ऑप्शन होगा। सो द करेक्ट आंसर इज रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, अगला टॉपिक एसिड रेन्स। भाई एसिड रेन जो है ना कुछ इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है, ये इमेज जो है अगेन NCERT में है, देख सकते हो। भाई इसमें होता क्या है कि किसी तरीके से कुछ आया, बादलों में कुछ एसिड्स आ गए, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अब वो डिफरेंट मेथड से, ठीक है, डिफरेंट मेथड से पानी में मिल रहा है, स्नो में मिल रहा है, जो वेजिटेशन है उनको डैमेज कर रहा है, ठीक है, ये सब चीजें हो रही हैं। अब ये एक तरह से पॉल्यूशन ही तो है, बिकॉज इट इज हार्मफुल टू लिविंग क्रिएचर्स। नाउ अब इसको अगर मैं बात करूं तो एसिड रेन के बारे में एक चीज हमें समझना है कि हर एक पानी जो एसिडिक हो वो एसिड रेन के अंदर नहीं आता। अगर नॉर्मल रेन हो रही है, नॉर्मल बारिश हो रही है, तो उसका जो pH है, ठीक है, एक नॉर्मल बारिश के पानी का pH भी एसिडिक साइड में होता है। आप ऐसा नहीं करोगे कि वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो भाई 7 ना होके ये जो है pH 5.6 के अबाउट में रहता है। क्यों होता है ये? क्योंकि एटमॉस्फेयर में आपका CO2 है। CO2, ठीक है, CO2 जो है ये रिएक्ट करता है पानी के साथ और आपको H2CO3 मिलता है। ये जो H2CO3 है ये भाई साहब आपको ब्रेक करके 2H+ और CO3 2- दे सकता है। बेसिकली आपको H+ दे रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज करेगी, CO3 2- एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। अब ये जो pH है 5.6 का, अगर किसी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाए, अगर pH 5.6 से कम हो जाए बारिश के पानी का, दैट इज एसिड रेन, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं कहना कि अगर pH <<7 है तो वो एसिडिक रेन है, ऐसा नहीं है, ठीक है।
एसिड रेन बेसिकली रेफर करता है वो जितने भी वेज हैं जिनसे एटमॉस्फेयर का जो एसिड पार्ट है वो अगर अर्थ में समहाउ पहुंचे, वो सब एसिड रेन की कैटेगरी के अंदर होता है, चाहे वो ड्राई फॉल आउट का हो, चाहे एसिड स्नो के बेसिस पे हो, चाहे एसिड फॉग की वजह से हो, ठीक है, या बारिश हो जाए एसिड का, ये सारे वहां पे काउंट करते हैं। ठीक है, चलो कुछ पॉइंट्स देखते हैं। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विच कंटेन्स सल्फर एंड नाइट्रोजनस मैटर सच एज कोल एंड ऑयल in power stations and furnaces or petrol and diesel in motor engines produces sulfur dioxide and nitrogen dioxide। ये जो SO2 और NO2 हैं यही आपको H2SO4 और HNO3 देने वाले हैं, जो कि एक तरीके से एसिड की तरह जो एसिड का कंपोनेंट है वो बढ़ाते हैं बारिश में, और एसिड रेन हमें मिलता है क्योंकि उसका pH 5.6 से कम हो जाता है। चलो, SO2 and NO2 after oxidation and reaction with water are major contribution to acid rain because the polluted air usually contains particular matter that catalyzes the oxidation। भाई ये SO2 जो है वो पानी से रिएक्ट करेगा in presence of oxygen to give us H2SO4। सिमिलरली ये जो NO2 बना ये भी पानी से रिएक्ट करेगा in presence of oxygen to give us HNO3। ये दो एसिड हो गए, ये दोनों एसिड यहाँ फैक्ट्री से एक तरह से ये ऑक्साइड फैक्ट्री से निकलेंगे, क्लाउड के वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वॉट जो क्लाउड है उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का कंपोनेंट बढ़ा देंगे, जो फिर बारिश में नीचे गिरेंगे एंड जिसकी वजह से pH जो 5.6 है उससे कम हो जाएगा, तो हम उसे एसिड रेन कहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। एरोसॉल पार्टिकल्स ऑफ ऑक्साइड और अमोनियम सॉल्ट्स इन रेन ड्रॉप्स रिजल्ट इन वेट डिपोजिशन। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास होता है ड्राई डिपोजिशन। SO2 is also absorbed directly on both solid and liquid ground surface and is thus deposited as dry deposition। ठीक है, now moving further, इफेक्ट देख लेते हैं कि ये कैसे हार्मफुल है या अच्छा है बुरा है, वो देख लेते हैं। तो एसिड रेन हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, ट्रीज के लिए, प्लांट्स के लिए, क्योंकि ये भाई डिसॉल्व होता करता है जितने भी इम्पॉर्टेंट वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होंगे ना जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारे के सारे उस एसिडिक सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लग जाते हैं, और वो अगर डिसॉल्व हो गए तो फिर वहाँ से वो निकल जाएंगे, बह जाएंगे, तो पेड़ को मिलेगा ही नहीं, पेड़ को मिलेगा नहीं तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। ये रेस्पिरेटरी अलाइनमेंट जो ह्यूमन बीइंग में है उसको भी अफेक्ट करता है। नाउ when acid rain falls and flows as groundwater to reach rivers, lakes etc, तो वो जो लेक है, जो रिवर है, उसका pH भी चेंज करेगा। अब उसका pH चेंज किया तो उसके अंदर जो मछलियां अपनी तैर रही थी भाई, उनकी लाइफ में उनके एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी ये डिस्टर्ब करने लग जाता है। It corrodes water pipes resulting in leaching of heavy metals such as iron, lead and copper into drinking water। भाई हमें पता है कि एसिड जो है वो कोरोजन कराता है। अब कोरोजन कराने की वजह से अगर पानी में ये हेवी मेटल्स आने लगे और हम उन्हें पीने लगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगेन आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, एसिड रेन डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स मेड ऑफ स्टोन और मेटल। भाई ताजमहल जो है अपना इसी एसिड रेन की वजह से डैमेज हुआ है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल in which we can say how architectural structures are being damaged by acid rain। ठीक है, here we have a question, it says normal rain water is slightly acidic and its pH value is 5.6। बिल्कुल अभी हमने पढ़ा, because of which one of the following। तो भाई HNO3 और H2SO4 ये जो दो चीजें हैं इनकी वजह से तो एसिड रेन बनता है, यानी कि ये तो मेजर कंपोनेंट है एसिड रेन के, जहां पर pH 5.6 से कम हो जाएगा। तो ये तो आंसर होंगे ही नहीं, जो होना है ये वाला होना है। जो एटमॉस्फेरिक CO2 है वो वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करके H2CO3 देगा। H2CO3 इज एसिडिक इन नेचर, ये H+ देगा जो pH जो है 7 से कम रखेगा। कितना? 5.6। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन
मूविंग फर्दर, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये छोटे मोटे माइन्यूट से सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स। कहां पे? हवा में, ठीक है। लिक्विड ड्रॉपलेट्स या सॉलिड पार्टिकल्स जो छोटे मोटे होते हैं वो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये एक तरह से एयर पॉल्यूशन के मेजर कंट्रीब्यूटेंट्स कहलाते हैं। नाउ ये जो है दो कैटेगरीज में हम बोलते हैं, वायबल एंड नॉन वायबल। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। द वायबल पार्टिकुलेट्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, मोल्ड्स, एल्गी एटसेट्रा, ये माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि डिस्पर्स्ड रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स इनसे अगर एलर्जिक होते हैं, जो फंगाई एयर में मिलता है उनसे अगर छींकें आने लगी, एलर्जिक होने लगे, तो अगेन हार्म है। सो दीज आर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। दे कैन ऑल्सो कॉज प्लांट डिसीज। अब हम बात करें नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स की, तो इनको हम साइज के हिसाब से, उनके नेचर के हिसाब से और कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला स्मोक पार्टिकुलेट्स, जो कि सॉलिड होता है या मिक्सचर ऑफ सॉलिड होता है लिक्विड पार्टिकल्स के साथ। ये कंबशन अगर हम करें ऑर्गेनिक मैटर्स का तो वहां से बनते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सिगरेट का जो धुआं है वो स्मोक पार्टिकुलेट कहलाता है। कोई भी फॉसिल फ्यूल आप बर्न कर रहे हो, गार्बेज बर्न कर रहे हो या सूखे पत्ते जला रहे हो, इन सब से जो धुएं निकल के आ रहे हैं वो सारे के सारे स्मोक पार्टिकुलेट्स में आते हैं। डस्ट, ये छोटे छोटे फाइन सॉलिड पार्टिकल्स जो कि 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के अबाउट होते हैं, ये सारे के सारे अगर कोई क्रश कर रहे हो, ग्राइंड कर रहे हो, मैकेनिकल प्रोसेसेस कर रहे हो, फैक्ट्रीज में कई बार पत्थर हम तोड़ रहे हैं, वहां से डस्ट निकल रहा है, वो सब इसके अंदर आ जाता है। सैंड फ्रॉम सैंड ब्लास्टिंग, सॉ डस्ट फ्रॉम वुड वर्क्स, पल्वराइज्ड कोल, सीमेंट एंड फ्लाई ऐश फ्रॉम फैक्ट्रीज, डस्ट स्टॉर्म, ये सब के सब टिपिकल एग्जाम्पल्स हैं हमारे डस्ट के। इसके अलावा नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स में आता है मिस्ट, जो कि बेसिकली पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स है और ये बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर भी बनता है, ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट होता है, हर्बिसाइड्स के होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स के होते हैं, जो कि अपने टारगेट को मिस कर देते हैं। अगर आप वहाँ पे डाल रहे हो वो मिस हो गए तो वैसे केस में वो एयर के थ्रू ट्रैवल करके मिस्ट फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूम्स। फ्यूम्स जो होते हैं वो भाई जनरली वेपर्स के कंडेंसेशन से हमें मिलते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शंस। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, मेटल्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे फ्यूम पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। अब अगर हम साइज की बात करें तो भाई ये जो 5 माइक्रोन के अबाउट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये भाई साहब बड़े ही प्रॉब्लमैटिक होते हैं। ये हमारे नेजल पैसेज में क्या करते हैं, इंटर कर जाते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा 10 माइक्रोन वालों की अगर हम बात करें तो 10 माइक्रोन वाले जो होते हैं इजीली हमारे लंग में इंटर कर सकते हैं, ठीक है, तो ये लंग्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक। और भी हैं लेड पार्टिकल्स हैं जो अगेन वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आप लिख सकते हो लेड बेस्ड पेट्रोल जो है ये बड़ा ही एक हार्मफुल पॉल्यूटेंट रहा है ह्यूमंस के लिए। जो व्हीकल्स थे पहले उसमें जो पेट्रोल डलता था उसमें लेड डालते थे, ठीक है, वो लेड जो है वो कंबशन करता नहीं था कंप्लीटली, बाहर निकलता था धुएं से और वो हार्मफुल इफेक्ट्स देता था लिविंग क्रीचर्स के लिए। नाउ इट इज रिप्लेस्ड विथ नॉन लेड सॉल्यूशंस, क्योंकि
जो लेड है वो आपके डेवलपमेंट, जो ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके डेवलपमेंट पे इफेक्ट करता था। उसके अलावा माल न्यूट्रिशन भी कॉज करता था रेड ब्लड सेल्स का। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, लेट्स गो टू स्मॉग। स्मॉग जो है ना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, क्योंकि ये स्मोक प्लस फॉग से तो बनता ही है, इसके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, और डिफरेंट टाइप्स बड़े सिचुएशन बेस्ड हैं। जैसे कि स्मॉग को जनरली हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। द फर्स्ट वन हियर इज क्लासिकल स्मॉग, और दूसरा जो है वो है फोटो केमिकल स्मॉग। जो क्लासिकल स्मॉग है ये आपके कूल ह्यूमिड एरियाज में मिलता है। ठीक है, ये जो आपका क्लासिकल स्मॉग है ये कूल ह्यूमिड एरियाज में हमें देखने को मिलता है। ये जनरली मिक्सचर होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का, स्मोक का, और साथ में फॉग का। ठीक है, इन सब का मिक्सचर होता है हमारा क्लासिकल स्मोक। और ये लोग जो हैं ये एक तरह से रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, एंड देयरफॉर क्लासिकल स्मॉग इज आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग स्मॉग। अगर हम फोटोकेमिकल स्मॉग की बात करें तो ये ऑब्वियसली अपोजिट इसके ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऑक्सीडेंट्स होंगे, वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होंगे। सो क्या होता है यहाँ पे कि ये आपको मिलेगा पहले तो वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट जो होंगे वैसे एरियाज में फॉर्म होता हुआ दिखेगा फोटोकेमिकल स्मॉग। क्लासिकल वाला कूल ह्यूमिड एरियाज में हम देखने को मिलता है। ये जो है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, इन सब से मिलकर बना होता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, मूविंग फर्दर, द कॉमन कंपोनेंट जो फोटोकेमिकल स्मॉग होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो उसमें कौन आ रहा है, ओजोन आएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जिसकी अभी हमने बात करी, एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, ये लोग फोटोकेमिकल स्मॉग के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। नाउ फोटोकेमिकल स्मॉग हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ओजोन और पैन जो है ये पावरफुल आई इरिटेंट्स होते हैं। ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट्स द नोज एंड थ्रोट, एंड हाई कंसंट्रेशन कॉजेज हेडेक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, कफ और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मॉग जो है वो रबर को तोड़ने में, एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करता है। इट ऑल्सो कॉजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सर्फेसेस। और ये रहा एक क्वेश्चन जो कि 2023 में अप्रैल सेशन में आया हुआ था अबाउट फोटोकेमिकल स्मॉग। सिंपल सा पूछा है, इन्होंने पूछा है कि पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन इज मोर एट। भाई फोटोकेमिकल स्मॉग के फॉर्मेशन के लिए अभी हमने बात करी कि ये कहां पे होगा, वार्म, ड्राई, सनी क्लाइमेट, ऐसी जगह जहां पर ये सब चीजें मिले उस जगह पर फोटोकेमिकल स्मॉग के बनने के सबसे ज्यादा चांसेस होंगे, जो कि आ जाएगा इंडस्ट्रियल एरियाज में यहाँ पर। क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या होता है फोटोकेमिकल स्मॉग का, वो अपना हो जाता है NO2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो हैं ये मेनली इंडस्ट्रियल एरियाज में से ही हमें मिलते हैं, व्हीकल से मिलते हैं। सो इंडस्ट्रियल एरियाज विल बी द बेस्ट ऑप्शन अमंग द गिवन ऑप्शंस हियर। देखते हैं, करेक्ट आंसर इज इंडस्ट्रियल एरियाज। मूविंग फर्दर,
अगला सवाल पूछा जा रहा है, पॉसिबिलिटी ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग फॉर्मेशन विल बी मिनिमम एट, भाई मिनिमम की बात करी गई है और मिनिमम के लिए अगेन अब आप इसको यूज करोगे वही पॉइंट्स कि भाई हमें तो वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करा दो तो फोटोकेमिकल स्मॉग बड़े आराम से वहां पर बनेगा। और इन द गिवन आवर ऑप्शंस हियर, ये जो कोलकाता इन अक्टूबर है, मुंबई इन मई है, न्यू दिल्ली इन अगस्त है, ये सारे मॉइस्ट वाले हैं, ड्राई वाले नहीं है। श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर इन जनवरी, दैट इज आवर ड्राई पार्ट। सो 1 शुड बी आवर करेक्ट आंसर जो कि दे रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द क्वेश्चन हियर सेज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्मॉग इज 1. NO2 is present in classical smog. 2. Classical smog also has high concentration of oxidizing agents. 3. Photochemical smog has high concentration of oxidizing agents, and both NO2 and SO2 are present in classical smog. भाई अभी क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग के बारे में हमने पढ़ा कि जो फोटोकेमिकल स्मॉग है उसके अंदर NO2 एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मेन कंपोनेंट्स में रहते हैं, जबकि जो क्लासिकल स्मॉग होता है उसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं? स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो देखा जाए तो उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ही होते हैं फोटोकेमिकल में, तभी तो ऑक्सीडाइजिंग स्मॉग बोलते हैं और उसको क्लासिकल को रिड्यूसिंग स्मॉग बोलते हैं। बाकी ऑप्शंस अपने करेक्ट नहीं है। मूविंग फर्दर, ना स्ट्रेटोस्फेरिक जो पॉल्यूशन है इसमें अगर हम बात करें तो जो भी डैमेज होना है ओजोन का वो इसके अंदर आ जाता है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये ओजोन जो है ये बन कैसे रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। देखो हमारे पास एटमॉस्फेयर में NO2 गैसेस बन रही हैं, बहुत सारे हमने स्टेप्स देखे जहाँ पर ये फॉर्म हो रही थी। अब ये NO2 क्या करेगा, धीरे धीरे एयर के साथ मूव करता हुआ पहुँचेगा स्ट्रेटोस्फेयर में, वहाँ पे जो ऑक्सीजन पड़ा होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन कब? जब ये NO2 सनलाइट से टूटकर आपको एक नेसेंट ऑक्सीजन दे दे। ठीक है, NO2 सनलाइट से एनर्जी लेता है, Hν इज आवर एनर्जी, उस एनर्जी को लेता है, नेसेंट ऑक्सीजन बनाता है और साथ में आपको NO नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलता है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकला है ये क्या करेगा, ये वहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करके आपको ओजोन दे देगा। तो इस तरह से हमें ओजोन मिलता है, ओजोन फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और भी तरीके हैं ओजोन बनने के, फिलहाल हमें एटमॉस्फेरिक जो देखना है वहाँ पर इस तरह से होता है। नाउ द अपर स्ट्रेटोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन विच प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, जिनकी वेवलेंथ जो होती है 255 नैनोमीटर के अबाउट होती है, जो कि सूरज से आ रही होती है। नाउ दिस रेडिएशंस कॉजेज स्किन कैंसर, जिसको हम मेलानोमा भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है यानी कि हार्मफुल है, बचना है। कौन बचा रहा है? ओजोन बचा रहा है। अब ओजोन अगर डैमेज होने लगे तो स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाएंगे। मूविंग फर्दर, ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यूवी रेडिएशंस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को ब्रेक करेगा फ्री ऑक्सीजन एटम्स में। ठीक है, These oxygen atoms combined with molecular oxygen to form ozone, ये दूसरा मेथड है। पहला तो हम देख चुके, अब ये दूसरे मेथड के लिए हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो O2 है वो सनलाइट की वजह से नेसेंट ऑक्सीजन्स में ब्रेक करेगा कुछ इस तरह से। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन बना है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके आपको ओजोन गैस दे देगा। ठीक है, मूविंग फर्दर, द मेन रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज बिलीव्ड टू बी द रिलीज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑल्सो नोन एज फ्रियॉन्स, जिनके बारे में हमने कुछ टाइम पहले पढ़ा भी था कि ये ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट, these compounds are non-reactive, non-flammable,
non-toxic organic molecules and therefore used in refrigerators, air conditioners, in the production of plastic foam and by the electronic industry for cleaning computer parts. लेकिन अगेन ये नेचर के लिए हार्मफुल हैं, ह्यूमंस के लिए नहीं है, तो क्या हुआ? और नेचर के लिए अगर हार्मफुल हैं तो बाई एक्सटेंशन ह्यूमन के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो CFCs हैं ये स्ट्रेटोस्फेयर में कैसे ओजोन को डैमेज करते हैं। CFCs स्ट्रेटोस्फेयर में ड्यू टू दिस पावरफुल UV रेडिएशंस ब्रेक करते हैं और आपको फ्री क्लोरीन देते हैं। तो अगर मैं CF2Cl2 गैस ले लूं तो ये क्या करेगा, ये ड्यू टू H न्यू Cl डॉट एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल देगा, साथ में CF2Cl डॉट ये बन जाएगा। नाउ ये जो Cl डॉट बना है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बना है, ये एटमॉस्फेरिक ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। Cl डॉट विल रिएक्ट विथ एटमॉस्फेरिक ओजोन टू गिव अस ClO डॉट और साथ में आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब कहानी यही खत्म नहीं हुई है, ये जो Cl डॉट है, ClO डॉट, ये वापस से नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आपको Cl डॉट देगा, O2 देगा। अब ये Cl डॉट वापस से चेन रिएक्शन की तरह इधर कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से चेन रिएक्शन स्टार्ट हो चुकी है आपके स्टार्टिंग प्रोडक्ट CF2Cl2 के यूज से। ठीक है, सो CFCs आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर कंटिन्यूसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल्स इनटू स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेजिंग द ओजोन लेयर, क्योंकि ये Cl डॉट देगा, फिर से ओजोन से रिएक्ट करेगा, फिर घूम फिर के Cl डॉट देगा और ये साइकिल चलता चला जाएगा, जिसकी वजह से ये डैमेज होते हैं। 1980 में एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट जो एंटार्क्टिका में काम कर रहे थे, इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई अबाउट ओजोन होल, कि ओजोन की जो लेयर है उसमें छेद है। ठीक है, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस था। ठीक है, साउथ पोल पर ये चीज हुई थी। इंटरेस्टिंग केस ये था कि समर सीजन में जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड था और मीथेन था, ये दोनों आपस में रिएक्ट करते थे क्लोरीन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन एटम्स के साथ क्लोरीन सिंक्स बनाने के लिए, और ओजोन डिप्लेशन काफी कम यहां पर रहता था। जबकि सर्दियों में एक स्पेशल टाइप के क्लाउड्स हमें देखने को मिलते थे जिनको बोला गया पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, एंड these are formed over Antarctica. These polar stratospheric clouds provide surface on which chlorine nitrate formed gets hydrolyzed to form hypochlorous acid, and it also reacts with hydrogen chloride to give molecular chlorine. जब सनलाइट वापस आती है स्प्रिंग में, उस केस में क्या होता था कि भाई उस केस में सूरज की गर्मी की वजह से ये क्लाउड्स जो थे वो टूटते थे HOCl में एंड Cl2 में, जो कि रिएक्शंस कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती थी। स्टार्टिंग में ClO डॉट जो है वो NO2 से रिएक्ट करके ClO गैस बनाता था, Cl डॉट जो है वो मीथेन से रिएक्ट करके CH3 डॉट और HCl बनाता था, ClO गैस जो है वो पानी से वेपर से रिएक्ट करके HOCl प्लस HNO3 बनाता था। सिमिलरली ये HCl से भी रिएक्ट करके Cl2 गैस एंड HNO3 गैस बनाता था। अब ये HOCl और Cl2 दोनों के दोनों Cl डॉट हमें प्रोवाइड करते थे, और जब भी आपको Cl डॉट मिलेगा क्या होगा, Cl डॉट ओजोन से रिएक्ट करेगा, वापस से ClO डॉट बनेगा, ClO डॉट नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फिर से Cl डॉट देगा, और ये साइकिल कंटिन्यू रहेगी, एंड दिस इज हाउ डैमेज वाज गोइंग ऑन। ठीक है, here we have a question. It says which of these reactions is not a part of breakdown of ozone in stratosphere? तो भाई Cl रेडिकल्स जो थे, क्लोरीन रेडिकल्स, वही पार्ट लेते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो Cl रेडिकल्स जो हैं वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे ClO डॉट और O2 बनाने के लिए, जो कि ये थर्ड वाला पार्ट है जो कि फाइनल आपको रिएक्शन दे रहा होगा। अब ये जो ClO डॉट है
ये वापस से नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Cl डॉट देता है और ये साइकिल में चलते जाता है। लेकिन आपको Cl डॉट कहाँ से मिलता है? Cl डॉट मिलता है CF2Cl2 से, ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वहां से, CF6 से हमें मिला Cl डॉट। तो 1, 2 और ये 3, ये तीनों रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन ClO डॉट आपस में कंबाइन करके ClO2 और फ्री रेडिकल बना दे क्लोरीन का, ये ओजोन डिप्लीशन रिएक्शंस का पार्ट तो नहीं है। यानी कि करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। मूविंग फर्दर, अगला सवाल बोल रहा है द रेडिकल विच में कॉज ओजोन डिप्लीशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन इज। अरे सिंपल, Cl डॉट, बाकी किसी की बात ही नहीं करनी, हमने देखा Cl डॉट जो है ये काम कर रहा है, सो आंसर इज 1। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रियॉन? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन्हीं का दूसरा नाम था फ्रियॉन। तो देखो, तो क्लोरीन फ्लोरीन दोनों होना चाहिए, नहीं है नहीं है नहीं है, तो बिल्कुल आंसर जो है वो 4th हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4। अगला सवाल बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फ्रियॉन्स। भाई मेंस का अगेन सवाल है ये। यहां पर ऑप्शन 1 बोल रहा है दीज आर केमिकल्स कॉजिंग स्किन कैंसर, these are radicals of chlorine and chlorine monoxide, or radicals are called freons, these are chlorofluorocarbon compounds। फ्रियॉन्स जो है उसकी डेफिनेशन है यही क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, ठीक है। जो स्किन कैंसर कॉज कर रहा है वो यूवी रेज कर रही हैं, जो कि ओजोन लेयर डिप्लेशन से आ रही हैं, CFCs नहीं कर रही, फ्रियॉन्स नहीं कर रही है, वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है, टू ह्यूमंस। सो द करेक्ट आंसर हियर विल बी फॉर ऑप्शन 4, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में, पानी में पॉल्यूशन। तो पानी में पॉल्यूशन जो होता है उसके रीजंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला रीजन आता है जिसको हम बोलते हैं पैथोजेंस। ये बेसिकली डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। पैथोजेंस इंक्लूड्स बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिजम्स दैट इंटर वाटर फ्रॉम डोमेस्टिक सीवेज और एनिमल एक्सक्रीटा। Humans excreta contains bacteria such as Escherichia coli and Streptococcus faecilis which causes gastrointestinal disease। तो भाई पैथोजेंस आर वन ऑफ द वाटर पॉल्यूटेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड इज ऑर्गेनिक वेस्ट। ये भी एक मेजर कंपोनेंट है, जैसे कि अब पत्ते हो गए, घास हो गया, कचरा हो गया, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक वेस्ट्स हैं। ये पानी को गंदगी डालते हैं क्योंकि जब बारिश होती है तो ये सारे बह जाते हैं और जो वाटर के सोर्सेज होते हैं सच एज लेक्स, रिवर्स, वहाँ पे जाके मिल जाते हैं। तो अगेन गंदगी फैलती है, पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विद इन वाटर इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये भी बढ़िया चीज है भाई। वाटर पॉल्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब पानी की जो लाइफ है, मरीन लाइफ है, उसके अंदर जो जीव जंतु हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। अगर उनके लिए हार्मफुल है तो पॉल्यूशन है, अगर पॉल्यूशन नहीं है तो उनके लिए हार्मफुल नहीं है। अब एक्सेसिव फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ अगर हुआ तो वो क्या करेगा, जो भी पानी के अंदर भर के जो ऑक्सीजन पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको ये कंज्यूम करना शुरू करेगा ड्यू टू द लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, ठीक है। तो उस वजह से अब पानी में जो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो कम होने लगा, जो मरीन लाइफ के लिए हार्मफुल है। देखते हैं आगे। इन कोल्ड वाटर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कैन रीच a concentration of to 10 ppm whereas oxygen in air is about 200,000 ppm, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अगर कंसंट्रेशन जो है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का पानी में अगर 6 ppm से कम हो गया ना, तो मछलियों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है भाई। वो बेचारे ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो इनहेबिटेड हो जाता है एकदम कंप्लीटली वहां पे। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन required by bacteria to break down the organic matter present in a certain volume of a sample of water is called biochemical oxygen demand। ये सिंपल डेफिनेशन है BOD का। इसमें अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि कैसे काम हो रहा है। जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं वो
करते क्या है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा पानी में उसको ब्रेक करते हैं। अब वो अगर उनको ब्रेक करते हैं तो उसके साथ में इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है। वो ऑक्सीजन लेंगे कहाँ से? पानी से। पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है जिसको हम DO बोल रहे हैं, वो कहाँ तक जा सकता है? इट कैन गो टू 10 ppm। लेकिन अगर ये 6 ppm से कम होने लग गया तो वो मरीन लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक। और जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ये उस ऑक्सीजन अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है जो कि रिक्वायर्ड होगा बैक्टीरिया को ब्रेक करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को, ठीक है। नाउ क्लीन वाटर जो है उसके पास BOD की वैल्यू लेस देन 5 ppm होती है, जबकि हाईली पॉल्यूटेड वाटर के पास 17 ppm या उससे ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की वैल्यू निकल कर आती है। मूविंग फर्दर, ये कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं और उनके सोर्सेस हैं। ये वाटर पॉल्यूशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक हेवी मेटल्स, सेडिमेंट्स, पेस्टिसाइड्स, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एंड हीट, ये सारे के सारे पॉल्यूटेंट्स हैं और इनके डिफरेंट सोर्सेस यहाँ पर टेबल में दे रखे हैं। भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल अगर आए ऐसे कर सकते हैं। मूविंग फर्दर, केमिकल पॉल्यूटेंट्स जो तीसरी कैटेगरी होती है वो होती है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, जिनमें आपको हेवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम, मरकरी, निकल, ये सब मिलते हैं, ठीक है। नाउ ये सारे के सारे जो हैं वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं क्योंकि बॉडी उनको प्रोसेस कर नहीं पाती, उनको निकाल नहीं पाती, ठीक है। These metals can damage your kidneys, central nervous system, liver, etc. Next, various industrial chemicals like polychlorinated biphenyls, जिनको हम PCBs भी बोलते हैं, which are used as cleansing solvent, detergents and fertilizers, ये भी water pollutants के पार्ट हैं। PCBs are suspected to be carcinogenic, भाई कैंसर भी हो सकता है इनसे। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स जहाँ पे फॉस्फेट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, ये फॉस्फेट्स जो हैं वो एल्गी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। अगर एल्गी ग्रोथ बढ़ गया तो वाटर का सरफेस पकड़ लेंगे, पूरा फैल जाएगा, उसकी वजह से जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वाटर में वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है अजीब अजीब से डिकेज के लिए और एनिमल डेथ की वजह से, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसकी वजह से जो सब्सिक्वेंट लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। मूविंग फर्दर, तो ये क्वेश्चन है जहां पर आपको लिस्ट मैच करनी है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन एयर, मीथेन इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फेट, फर्टिलाइजर्स इन वाटर, और लिस्ट 2 में दे रखा है यूट्रोफिकेशन, पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स 4.6, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन। तो भाई अभी हमने पढ़ा कि ये फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स इन वाटर की वजह से यूट्रोफिकेशंस होते हैं, मरीन लाइफ का लॉस होता है, तो डी तो मैच हो जाएगा 1 से, ठीक है। उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड पीएच जो है वो 5.6 नॉर्मल लेके आता है H2CO3 की वजह से, सो सी विल बी मैच्ड विथ 2। मीथेन इन एयर बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिप्रेजेंटेड रहेगा तो B2 3। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो HNO3 बनाकर आपको एसिड रेन देते हैं, तो ये 4 से, तो 4 3 2 1 जो कि दे रखा है हमें ऑप्शन 3 में। सो ऑप्शन 3 हियर विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि सेट कर रखी गई है कि ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर किन आयंस की कंसंट्रेशन किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और उनकी वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती है। स्टार्ट करते हैं हम अपने फ्लोराइड आयन से। तो अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 2 ppm से ज़्यादा हो गई तो आपको ब्राउन मॉथलिंग ऑफ टीथ देखने को मिलेगा। अगर फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन 10 ppm से ज़्यादा दिखने लगी तो वो आपकी हड्डियों और दांतों दोनों पे हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा। लेड अगर 50 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है, ppb है, अगर उससे ज़्यादा हो गई तो ये किडनी डैमेज करता है, लीवर डैमेज करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को डैमेज करता है, ठीक है। आगे सल्फेट आयंस का कंसंट्रेशन अगर 500 ppm से ज़्यादा हो गया तो वो लैक्सेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है।
नाइट्रेट आयंस का अगर कंसंट्रेशन 50 ppm से ज़्यादा हो गया तो मेथमोग्लोबिनिया, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी बोलते हैं, वो हो जाता है। ये कुछ और मेटल्स हैं जिनके मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो अलाउड है वो दे रखी है, आयरन, Mn, Al, Cu, जिंक एंड Cd को लेकर। ठीक है, मूविंग फर्दर, सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें, यानी मिट्टी में जो पोल्यूशन होती है उसके बारे में अब हम बात करें, तो उसका मेजर रीजन जो होता है वो पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है। जो पेस्टिसाइड्स हैं ये बेसिकली और कुछ नहीं, सिंथेटिक टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जो कि अपने साथ कुछ इकोलॉजिकल रिपरकशंस भी लेकर आते हैं। इनके बारे में थोड़ा देखते हैं। द रिपीटेड यूज ऑफ सेम और सिमिलर पेस्टिसाइड्स गिव राइज टू पेस्ट्स that are resistant to that group of pesticide, thus making pesticides ineffective। ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है पेस्टिसाइड्स की, कि भाई आप जिस काम के लिए बनाए गए हो आप वही काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आपको बनाया गया है कि आप पेस्ट्स को हटाओ, कुछ टाइम बाद पेस्ट सीख जा रहे हैं कि भाई हमें कैसे रहना है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। जैसे कि एक इंसेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ डीडीटी जैसे ही इंक्रीज हुई, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स सच एज एल्ड्रीन और डाल्ड्रीन ये सब इंट्रोड्यूस करने लग गए। लेकिन क्यों? डीडीटी काम तो नहीं कर रहा था पेस्ट पे, बट वो साथ में ह्यूमंस को और ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करा रहा था, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था उनको। ठीक है, सो इसलिए डीडीटी हटाई गई। क्योंकि हुआ क्या कि पहले थोड़ा सा डालते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पेस्ट चले गए, ह्यूमंस को भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई, हम उस फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंस उन पेस्ट्स पे बढ़ती चली गई डीडीटी को लेकर, तो लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इन पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना शुरू कर दिया, और उस ज़्यादा अमाउंट में जो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है वो हमें देखने को मिल गया। तो जब ऐसे सीन्स होने लगे तो फिर डीडीटी को बैन कर दिया गया और एल्ड्रीन एंड डाल्ड्रीन को इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। लेकिन अगेन ये भी जो थे ये वाटर इंसॉल्युबल थे, नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, प्रॉब्लम्स अगेन है। तो इसको रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या किया कि कुछ ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स को यूज करना शुरू किया जो कि लेस परसिस्टेंट थे और ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल्स थे, जिनको ऑर्गेनोफॉस्फेट एंड कार्बामेट्स बोला गया। ठीक है, दीज केमिकल्स आर सीवियर नर्व टॉक्सिन्स एंड हेंस मोर हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो अगर आपने ज़रा सा भी ज़्यादा इनको यूज़ कर लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जानी थी। तो उसको हटाने के लिए इन्होंने हर्बिसाइड्स को यूज़ करना शुरू किया, सच एज सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइट। ठीक है, ये नए फोकस में आए, लेकिन अगेन इन पे भी प्रॉब्लम्स थी। ये भी टॉक्सिक थे मैमल्स के, लेकिन परसिस्टेंट नहीं थे जैसे ऑर्गेनो क्लोराइड्स थे। सम हर्बिसाइड्स कॉज बर्थ डिफेक्ट्स। तो ये अच्छी चीज़ें नहीं थी पेस्टिसाइड्स का, इसीलिए आज भी अवॉइड किया करने का सजेशन दिया जाता है कि आप पेस्टिसाइड्स यूज़ ना करो, दूसरे मेथड से पेस्ट कंट्रोल करो। नाउ हियर वी हैव अ क्वेश्चन, इट सेज द ग्रुप ऑफ केमिकल्स यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इज। ठीक है, हमारे पास है एल्ड्रीन, सोडियम क्लोरेट, सोडियम आर्सेनाइट, डीडीटी एल्ड्रीन, सोडियम क्लोरेट, डीडीटी पैन, एंड डाल्ड्रीन, सोडियम आर्सेनाइट, टेट्राक्लोरोइथेन। तो भाई सिंपल सा है, हम जानते हैं इसमें डीडीटी और एल्ड्रीन जो है ये अपना केमिकल है जो पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, दिस कंक्लूड्स दिस लेक्चर। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।